हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वन बंसल। तो आज हम जानेंगे अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा आपको। मैं समझाऊंगा कि आप किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हो। और आपकी पहली बुक के पहले चैप्टर का आज एक पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहली का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, जिसके अंदर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे कि वर्तमान में किस प्रकार से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो विश्व राजनीति चलती है, वो किन किन सिद्धांतों पर, किन किन थ्योरी पर डिपेंड करती है। पहली बुक आपकी यहाँ से शुरू होती है। और दूसरी किताब का आपका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत के अंदर जो राजनीति का रुख है वो किस प्रकार है। हमारा जो सेशन रहेगा 2021-22 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, अपडेटेड सिलेबस को लेकर पढ़ेंगे। देखो, अभी जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी करी है उसमें क्या बताया है कि आपका सिलेबस डिलीटेड नहीं है। लास्ट ईयर जो 2020-21 का सेशन था उसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। प्लस उससे पहले 9 चैप्टर आपके दोनों किताब में थे, वो 9 चैप्टर पढ़ने हैं। अब 9 में एक चैप्टर पहली बुक का हटा दिया गया है, एक चैप्टर दूसरी बुक का हटा दिया गया है, बाकी आपको सारा पढ़ना है। यानी यूँ मान लीजिए अब तक आप सबसे लंबा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सिलेबस में आपको हल्का फुल्का या मोटा मोटा ओवरव्यू दे चुका हूँ। अपने पहले चैप्टर का नाम है एरा ऑफ कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का दौर। इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो जो युद्ध होता है, जो वॉर्स होती हैं, वो शीत नहीं होती, ठंडी नहीं होती, वो हॉट वॉर होती हैं। उसमें क्या होता है, खून खराब होता है, वो ब्लड वॉर होती हैं। लाइफ लॉस होती है, उसके अंदर लोग मरते हैं और मनी लॉस होती हैं। पर शीत युद्ध थोड़ा इसके अपोजिट था। इसमें ब्लड लॉस नहीं हुआ, ब्लड वॉर नहीं हुआ, लाइफ लॉस नहीं हुआ, मनी लॉस तो हुआ, वो अलग चीज़ है, वो हम बाद में जानेंगे। पर सबसे पहले हम शीत युद्ध, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, पूरी आपकी 12th की पॉलिटिकल साइंस समझने पर है। अगर आप चीज़ें समझ पाते हो तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछता एग्जामिनर। शीत युद्ध के बारे में जानते हैं। देखो, छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश में ही बताऊंगा। 2 या 2 से अधिक देशों के संबंध तनावपूर्ण व उत्तेजित हो जाना की लगे युद्ध होने वाला है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है? द सिचुएशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज बिकम सो क्रूशियल और सो टेंसपोन दैट इट टेंसपोन बोल दिया, सो टेंस दैट इट इंडिकेट दैट देयर विल बी अ वॉर बट नो वॉर एग्जिस्ट। पर कोई युद्ध नहीं होता, इसे बोला गया कोल्ड वॉर। 2 या 2 से अधिक देशों के जब संबंध जो हैं वो तनाव भरे हो जाते हैं, उनके अंदर टेंशन आ जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं यानी, और ऐसा लगता है कि 2 देशों के बीच, अब ये 2 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक का नाम है USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक का नाम है USSR। बेसिकली हम इसको सोवियत संघ के नाम से पढ़ेंगे, और शायद से आप में से कुछ बच्चों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। इसके पूरा इतिहास हमें जानने को मिलेगा, कब बना कब टूटा, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1917 एस्टैब्लिश, 1991 डिसइंटीग्रेशन। उन्नीस में बना, 1991 में टूट गया। तो इन 2 देशों के बीच शीत युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें जानना है। तो ये क्या कह रहा है, इन 2 देशों के बीच संबंध इतने टेंशन भरे हो गए थे, इतना तनाव आ गया था इनके संबंधों के अंदर कि लग रहा था युद्ध होने वाला है, पर युद्ध हुआ नहीं। वास्तव में युद्ध हुआ नहीं, इसी को शीत युद्ध बोला जाता है। आपने बिग बॉस देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर मारने को चढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई एक के हाथ में फ्राई पैन होता है, एक अंडे और बोतल लेके बैठा होता है कि अब मारूंगा, पर एक दूसरे के ऊपर वो हमला नहीं करते। इसी चीज़ को शीत युद्ध का नाम आप समझ सकते हैं। अमेरिका इसको मारने को बिल्कुल तैयार था, बार बार कुछ इतने संबंध उत्तेजित हो गए, कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि इन दोनों में युद्ध होने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि आज तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा।
पर वास्तव में युद्ध नहीं होता, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब ये युद्ध क्यों नहीं कर पाए, इनके बीच में युद्ध हुआ क्यों नहीं? भाई इसके पास भी बराबर शक्ति थी, इसके पास भी बराबर शक्ति थी, दोनों सुपर पावर थे, पर इन्होंने युद्ध क्यों नहीं करा? इसी चीज़ को हम आगे चलते चलते समझेंगे। एक टर्म आएगा अप्रोच, तब आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ शीत युद्ध समझ में आया होगा। दो देशों के बीच संबंध इतने टेंशन भरे और इतने उत्तेजित यानी अग्रेसिव हो जाते हैं कि लगे युद्ध होने वाला है, पर युद्ध नहीं होता। इसी चीज़ को कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर कि भैया अगर ये दोनों लड़ जाते इतिहास के अंदर तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की संख्या दे दी जाती। तो यानी इससे पहले 2 विश्व युद्ध पहले भी हो चुके हैं। तो उन 2 विश्व युद्ध का टाइमलाइन जानते हैं हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उसमें पूरा विश्व 2 टीमों में बट गया था। 2 टीम्स थी पूरे वर्ल्ड की। एक का नाम था एलीड फोर्सेस, एलाइड या एलीड जो आपको सही लगे। एक का नाम था एक्सिस फोर्सेस। हिंदी में बोला जाता है मित्र राष्ट्र और इंग्लिश में बोला जाता है धुरी राष्ट्र। देखो ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझने पे ध्यान देंगे, क्योंकि कोई ये बाबा की पौड़िया नहीं है कि आपको दे दिया आपका ठीक हो गया। सब चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर है। जो भी चीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा जो एक्स्ट्रा लगे, और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ही पूछता है, सफिशिएंट है आपको, आप उसे ख़त्म कर देंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? USA, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस। धुरी राष्ट्र में एक्सिस फोर्सेस में देखो, इसकी अपनी एक छोटी सी ट्रिक है, GIG। इनको याद रख लेना तो आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। जर्मनी, इटली, जापान। ये 2 टीम्स थी, इन्हीं के बीच क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इन्होंने ही आपस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था। तो ये अपनी पहली टाइमलाइन थी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ है। यार ये तो एक ही टीम के देश हैं, एक ही टीम के बंदे हैं, तो इनके बीच शीत युद्ध क्यों हुआ, ये बात मन में आई होगी। इस बात को हम जानते हैं, ये दोनों थी सुपर पावर्स। ये भी सुपर पावर थी, ये भी सुपर पावर थी। अब कोई देश सुपर पावर कब कहलाता है, उस कहानी को मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी में बोला जाता है महाशक्तियाँ। देखिए अपनी जो सारी कहानी पढ़ने पढ़ाने की है या कुछ ज़्यादा समझने की है, वो शुरू होती है 1945 के बाद से। हमें घटनाएं लेकर जानी है। 1917 में हम अभी आएंगे, जब सोवियत संघ को मैंने बताया कि उसका जन्म हुआ, उसको हम जानेंगे, वो बात की बात है। पर अभी कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। उसके बाद पूरे विश्व में 2 सुपर पावर निकल कर आई। एक का नाम था अमेरिका, एक का नाम था सोवियत संघ। अब इनको सुपर पावर क्यों कहा गया है, उसके पीछे के रीज़न जानते हैं। एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, भूमि की संख्या, मतलब इनके पास बड़ी बड़ी भूमि थी, अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, जनसंख्या होना, न्यूक्लियर पावर रखते थे, ये न्यूक्लियर संपन्न देश थे, परमाणु संपन्न देश हुआ करते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास हुआ करता था। इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी। इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे। यानी ये सारी चीज़ें और किसी के पास नहीं थी। अब ध्यान से समझते हैं, सुपर पावर, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके पास, यानी इनका देश बहुत बड़ा विस्तार कर चुका है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पॉपुलेशन, अच्छी खासी जनसंख्या, मान लीजिए आपके घर में 20-30 या मतलब आपकी एक जॉइंट फैमिली है तो 10-20-25 बंदे रहते हैं, तो आपसे कोई फालतू नहीं बोल सकता, क्योंकि आप सारे उसको पीटने जाओगे अगर आपकी लड़ाई होती है। तो सेम पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी इनके पास। तीसरा, न्यूक्लियर पावर थे, ये न्यूक्लियर थी इनके पास। उस समय न्यूक्लियर पावर इन दोनों देशों के पास ही मेजॉरिटी में थी, बाद में बाकी के देशों के पास आनी शुरू हुई, पर ये दोनों अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखा करते थे। इनकी जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत अच्छी थी, यानी पैसे वाले भी थे। समझो, तुम्हारे पास पैसा भी है, शक्ति भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, तुम्हारे पास जनसंख्या, यानी तुम्हारे ख़ानदान में 20-25-30 लोग हैं, तुम बड़े अच्छे ख़ानदान वाले हो, मतलब अच्छा खासी ज़मीन है, तो तुमसे कोई उलझेगा नहीं। तो सेम इन्हें सुपर पावर क्यों बोला गया भाई? बड़ी बड़ी ज़मीनें होना, पॉपुलेशन होना, परमाणु हथियार थे इनके पास, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन इनके पास उपलब्ध थे, तो ये सुपर पावर बोली गई। अब इनमें लड़ाई क्यों हुई? सबसे पहला जो रीज़न है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी। विचारधारा का संघर्ष, हिंदी में क्या है? विचारधारा का संघर्ष। अब इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, तो उन आइडियोलॉजी को सुप्रीम करने के लिए, सुप्रीम दिखाने के लिए कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो सुप्रीम है, आप अमेरिका कह रहा था मेरी जो आइडियोलॉजी है वो सुप्रीम है, वो दिखाने के चक्कर में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो इनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। यूएसए ने जो आइडियोलॉजी अपना रखी थी, इंग्लिश में से कहते हैं कैपिटलिस्ट। सोवियत संघ ने जो अपना रखी थी, इसको कहते हैं कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं जी इन्हें? पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद। देखिए 11th में आपकी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर था डेवलपमेंट, तब आपने पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में जाना था। और जब भी मैंने 11th में जिसको ऑफलाइन पढ़ा रखा उसको समझाया था कि इन दो शब्द को याद रखना, पूरी 12th की पॉलिटी साइंस इसी के ऊपर है। तो पूंजीवाद क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। जो इकोनॉमिक प्रोसेस है या जो इकोनॉमिक सिस्टम है, लाइज अंडर प्राइवेट सेक्टर्स, यानी आर्थिक क्रियाओं पर नियम बनाना। आर्थिक क्रियाएं किसके अंदर आती हैं? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। इसे कहा जाता है पूंजीवाद, यानी ये सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। भैया ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये देखेगी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। इसे कहते हैं पूंजीवाद होना। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट बस और प्राइवेट मूवीज़, प्राइवेट हर चीज़ यहाँ पर प्राइवेट होगी, इसको बोला गया पूंजीवाद। पूंजीवाद से हमारा अभिप्राय है सारी आर्थिक क्रियाएं, ये सारी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में होगी। सरकार का रोल यहाँ पर नहीं होगा। सरकार को किससे मतलब है? टैक्स प्राप्त करने से। तो दूसरी अपनी आइडियोलॉजी है समाजवाद, उसमें बस इसका अपोजिट है। इकोनॉमिक सिस्टम या प्रोसेस या वर्क्स लाइज अंडर गवर्नमेंट सेक्टर, यानी भैया यहाँ पर सारे नियम कानून, उत्पादन, क्या बनाना है सरकार बताएगी, कैसे बनाना है सरकार बनाएगी, कहाँ बनाना है सरकार बताएगी, किसके लिए बनाना है सरकार बताएगी, रेट कितना होगा सरकार बताएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में थोड़ा पूंजीवाद है, थोड़ा समाजवाद है। आप में से जो व्यूवर्स हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो शायद उसकी फ़ीस 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वेरी करती होगी। पर जितने गवर्नमेंट स्कूल के 12th क्लास के बच्चे देखते हैं उनकी 60 रुपये 3 महीने की फ़ीस जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही रेट होगा, चाहे वो बच्चा किसी बड़े घर से आता हो चाहे किसी छोटे घर से आता हो, भैया 60 रुपये 3 महीने के हैं। पर प्राइवेटाइजेशन में क्या है, पब्लिक सेक्टर्स में क्या है, आपके चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे फैसिलिटी और सुविधा के अनुसार। तो यही था पूंजीवाद समाजवाद। पूंजीवाद को अपनाया अमेरिका ने और अमेरिका ने इसकी सुप्रीमेसी, इसको सुपर दिखाने की कोशिश करी कि भाई मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी जो विचारधारा जिसका नाम है पूंजीवाद, वो महान है, उसके सामने किसी की नहीं चलेगी। सेम समाजवाद इस चीज़ की कोशिश कर रहा था, सोवियत संघ कोशिश कर रहा था कि मैं समाजवाद के बारे में दिखाऊं कि ये सुप्रीम है, इसके ऊपर ये बेस्ट है, ये कह रहा है ये बेस्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी चल गया जिसकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ी कहानी आगे समझाता हूँ, आगे लेके चलते हैं। अब क्या हुआ भाई, इस कंडीशन क्या है, दो सुपर पावर्स हैं, दो महाशक्तियाँ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखो ध्यान रखना, जितना समझोगे उतना आगे जाओगे, रटने के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास। दो सुपर पावर्स थी, एक का नाम था सोवियत संघ, एक का नाम था अमेरिका। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब भैया इन दोनों ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि सबसे पावरफुल हम हैं। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, छोटे छोटे देशों को अपने अंदर मिलाना शुरू करा। अब अंदर मिलाना शुरू करा, जिसके पीछे क्या रीज़न थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई देश सोवियत संघ के अंदर मिल जाता है तो सोवियत संघ से क्या देगा। मान लो भारत उस समय सोवियत संघ में मिल जाता तो भारत को सोवियत संघ से क्या मिलता भाई, भारत को मिलती रक्षा कि भारत के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करेगा। मैंने क्या बोला कि भारत कहाँ जाकर मिल गया, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि इंडिया सोवियत संघ में अगर मिल जाता तो भाई कंडीशन ये होती, अमेरिका से सोवियत संघ उसकी रक्षा करता, खाने पीने को दे देता, क्योंकि छोटा देश था भारत। अभी तो 1947 में आज़ाद होगा, हम 45 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेम अगर भारत इसमें मिल जाता अमेरिका के अंदर तो वो उसकी रक्षा सोवियत संघ से करता है और उसकी हेल्प करता आगे बढ़ने में। आगे तो नहीं बढ़वाता पर हाँ थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर करता। अब क्या हुआ, अब छोटे देशों से इन्हें क्या फ़ायदा है, ये क्यों मिला रहे हैं भारत को अंदर। सोवियत संघ भारत को अपने क्षेत्र के अंदर क्यों मिलाएगा, रीज़न क्या है भैया, भारत की जनसंख्या को सैनिक के तौर पर यूज़ करेगा। भारत में 100, 250 जितने भी उस समय पैसे हुआ करते थे उसका इस्तेमाल अपनी सेना पर करेगा। भारत में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल अपने लिए कर लेगा। तो ये रीज़न था कि छोटे छोटे देशों को महाशक्ति अपने अंदर मिलाया करती थी। अब इसी चीज़ को बोला गया है, पूरा विश्व शक्ति के दो केंद्र में बट गया, एक सेंटर ऑफ पावर, सेकंड सेंटर ऑफ पावर। इसी को बोला गया है बायपोलैरिटी। या द्विध्रुवीयता। अब ये क्या होता है, पूरा विश्व शक्ति के जब दो केंद्रों में बढ़ जाता है, दो पॉइंट में बढ़ जाता है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इसी कंडीशन को बोला गया है बायपोलैरिटी या दो ध्रुवीयता। इंग्लिश में लिख देता हूँ, व्हेन द वर्ल्ड हैज़ ओनली टू पोल्स ऑफ पावर इज़ नोन एज बायपोलैरिटी। यानी जब पूरे विश्व में शक्ति के दो ही पॉइंट थे, दो ही केंद्र हुए, एक का नाम था यूएसए, बार बार बता रहा हूँ भूलना मत, एक का नाम था यूएसएसआर, तो इसी कंडीशन को बोला गया बायपोलैरिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का कि बायपोलैरिटी क्या है। अब देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ। इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। तो
भाई अब भारत आज़ाद हुआ, भारत के सामने दो सिचुएशन आई कि या तो मैं अमेरिका के अंदर चला जाऊं और या मैं चला जाऊं सोवियत संघ के अंदर। पर भारत तो अभी आज़ाद हुआ है, यदि भारत अमेरिका में जाता उसे पूंजीवाद अपनाना पड़ता, इसको अपने सैनिक देने पड़ते, पैसे देना पड़ता, ज़मीन देनी पड़ती, नेचुरल रिसोर्स देने पड़ते। पर भारत का उद्देश्य क्या था? विकास करना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो भैया ना तो भारत इसमें गया ना भारत इसमें गया, भारत ने कुछ तीसरी चीज़ कर दी। उस तीसरी चीज़ के बारे में अभी हम जानेंगे। इसको देखिए एक बार। देखिए भारत ने क्या करा उसको मैं भी आपको 2 मिनट होल्ड के बाद बताऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई थी, छूटी नहीं, मैंने छोड़ दी क्योंकि बाकी की कहानी मैं ड्रॉ कर रहा था। कहानी टाइमलाइन ड्रॉ करते करते यहाँ पर एक टाइमलाइन छूट गई। इसमें क्या हुआ, When the Second World War was at the peak, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंत में था, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने वाला था, अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए क्या कर दिया, USA अटैक्ड 2 cities ऑफ जापान। अब जापान कहाँ पे था आपको मैंने बताया, एक्सिस फोर्सेस के अंदर आता है, धुरी राष्ट्र के अंदर आता है। तो जापान के 2 शहर हुआ करते थे, एक का नाम था, देखो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक करा रहा हूँ मैं आपको 1 मार्क्स के लिए, हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या है? जापान का एक शहर है। एक शहर का नाम था नागासाकी। ठीक है, तो ये जापान के 2 शहर थे। और जापान क्या कर चुका था, जापान सरेंडर कर चुका था कि मैं हार मानता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, अब मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं हूँ, मैं हार गया, मैं साइड हो गया। पर फिर भी अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी, अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, क्या करा, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, एक पर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, दोनों पर परमाणु बम गिराए। और उन परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय और फैट मैन। और जापान में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई। सोवियत संघ ने इसका विरोध करा कि जब जापान कह चुका है कि मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं हार मानता हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, उसने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। फिर भी अमेरिका ने इस पर हमला करा। रीज़न क्या था, अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है मैं कितना तगड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर कितनी बातचीत है, मैं कितना अच्छा देश हूँ, ताकतवर देश हूँ। अगर आज भी जापान के इन 2 शहरों में बच्चा पैदा होता है ना, तो काफ़ी परसेंटेज यानी 70% चांस रहता है कि वो लंगड़ा या किसी भी प्रकार से अपंग पैदा हो, देख नहीं सकता, क्योंकि इन बॉम्ब्स की रेडिएशन आज भी वहाँ की ज़मीन के अंदर है। वहाँ पर आज भी इन 2 शहरों में अगर आज भी बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो अमेरिका ने वहाँ पर हमला करा। तो अब तक की कहानी हम जान चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागासाकी डेट और बॉम्ब नेम, हिरोशिमा डेट और बॉम्ब नेम ऐसे ही है, डेट सेम। नागासाकी पर 9 अगस्त को और फैटमैन नाम का बम गिरा गया। ये तो हो गई अपनी कहानी। अब बस इतना और बताऊंगा कि भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ में ना जाकर किस चीज़ को अपनाया। ठीक है, देखिए जी, भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को अपनाया, जिसे गुट निरपेक्षता बोला गया। इंडिया ने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई कि मैं किसी भी अलायंस में जाकर नहीं मिलूँगा। अलाइंड स्पेलिंग में शायद मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना। तो भारत ने एक नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता बोला जाता है। अब ये गुट निरपेक्षता क्या है, देखिए मैंने पहले भी बताया कि हम चीज़ों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। गुट निरपेक्षता, गुट का मतलब होता है टीम, निरपेक्ष का मतलब होता है टू मेंटेन डिस्टेंस या टू नॉट ज्वाइन, यानी किसी भी टीम को ज्वाइन ना करना, उनसे दूरी बनाकर रखना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता कहलाता है। और उस समय कौन सी 2 टीमें थी बता चुका, अमेरिका और सोवियत संघ। ना तो भारत इसके अंदर गया ना इसके अंदर गया, इसी घटना को बोला जाता है गुट निरपेक्षता, कि किसी भी अलायंस में, गुट को इंग्लिश में कहते हैं अलायंस। अगर आप किसी अलायंस में शामिल होते हैं, उसकी सारी शर्तें माननी पड़ेगी, उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा।
अपनी जनता देनी पड़ेगी, अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, अपने लैंड रिसोर्सेज अपने नेचुरल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। उनसे बचने के लिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इसी नीति को गुट निरपेक्षता बोला जाता है। इसी के चलते हुए एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला जाता है। नॉन अलाइंड इसे बोला जाता है इंग्लिश में नाम। निरपेक्ष आंदोलन, जिनकी शुरुआत किसने करी? भारत के जवाहरलाल नेहरू साथ में थे और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राउन टिटो, घाना के वामे नक्रुमा, इन पांचों कंट्रीज़ ने मिलकर एक नया आंदोलन चलाया जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन। कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने एक आंदोलन चला दिया। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1956 में बांडुंग में एक सम्मेलन हो रहा था। बांडुंग एक जगह है, यानी इंडोनेशिया की कैपिटल है। वहाँ पर इन पांचों कंट्रीज़ ने नाम की नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना करी, नींव रखी। ठीक है जी। इन पांचों देशों के नाम आते हैं, पांचों देशों के प्रतिनिधि के बारे में पूछा जाता है, कौन था इनकी तरफ से। अब आपके मन में आया होगा कि चलो भारत का तो समझ में आता कि भारत को किसी टीम में नहीं जाना था, भारत अभी गुलाम था और आज़ाद हुआ है, तो भारत किसी टीम में जाएगा वो दोबारा गुलाम बन जाएगा। तो ये मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना ये क्यों आए? भाई ये भी अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, इन्हें भी विकास करने की ज़रूरत थी। अगर ये भी किसी गुट में मिल जाते, किसी टीम में मिल जाते, किसी अलायंस में मिल जाते, इनको भी बहुत सी परेशानी होती। तो इसी के चलते हुए इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि भैया हम किसी भी टीम में नहीं जाएंगे। इसे बोला गया है गुट निरपेक्षता। ठीक है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है 1961 बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड क्या है? यूगोस्लाविया की राजधानी है। 1961 में बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुआ इसका। ठीक है, यह आता है। और इसका लेटेस्ट समिट कब हुआ वो आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो कोई भी नया पुराना, वो मुझे कमेंट में बताएं। 2019 में हुआ था, इतना मैंने हिंट दे दिया है। वेयर, कहाँ हुआ था और होस्ट कंट्री कौन थी, ये आपका मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है। तो ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी टॉपिक में दिक्कत है मुझे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अच्छा मौका है, अगर अभी पढ़ लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ 95 कहीं नहीं गए। इतने ही अपने को टारगेट लेके चलना है। हमारी वीडियो का टारगेट ही रहेगा 95। मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं वीडियो नहीं डालूँगा, ये मेरे नए चैनल पर डलेगी। उस पर मैंने लास्ट ईयर भी सुपर 30s की सीरीज चलाई थी। आपको 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, एक पूरा 30 क्वेश्चनों का मैं लेखा जोखा देता हूँ और रेगुलर उसकी वीडियो आती है। पर कब? जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा और पढ़ते रहिए।